नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूमल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 25 अप्रैल 2022 को आयोजित हिंदी का पेपर कक्षा 10 का। चलिए ये हमारे कुछ निर्देश हैं, इनको देख के आपको पेपर शुरू करना था। हम पेपर शुरू करते हैं। इसमें हम आपको पूरा 100% हल बताएंगे। इसका जो खंड अ है, इसमें हमारा पहला गद्यांश है। इसे पढ़कर हमें उपयुक्त नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले का हमारा उत्तर है ब, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। दूसरे का जो है हमारा उत्तर है द, रामचरित मानस। तीसरा प्रश्न है जो हमारा, इसका उत्तर है हमारा तीसरे का अ, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। जो चौथा प्रश्न है उसका उत्तर है हमारा स, शताब्दियों से। जो पांचवा है हमारा प्रश्न, उसका उत्तर है अ, भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। अगला हमारा छठवा जो है प्रश्न, छठवा प्रश्न है हमारा दूसरे पद्यांश से है। हमें एक काव्यांश दिया है, इसको पढ़ के आपको इन सभी के उत्तर देने हैं। तो जो हमारा पहला है छठवा प्रश्न, उसका उत्तर है हमारा अ, रैदास का समर्पण भाव। सातवें प्रश्न का हमारा उत्तर है ब, पानी। आठवें प्रश्न का हमारा उत्तर है स, जलती है। नौवें प्रश्न का जो है हमारा उत्तर है अ, निराकार रूप का। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है जो हमारा, उसका उत्तर है स, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। 11वें प्रश्न जो है हमारा, उसका उत्तर है हमारा ब, माता का अंचल से। 12वां प्रश्न है, उसका उत्तर है हमारा द, हिमालय की यात्रा का। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो हमारा ये प्रश्न है, इसका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है हमारा विशेष व्यक्ति व स्थान। क्या है दोस्तों? विशेष व्यक्ति व स्थान। इस जगह पे हम इसे लिख देंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है उसमें जो है हमारा उत्तर वो है निश्चित संकेत। यहाँ हम लिख देंगे दूसरे में निश्चित संकेत, तो उधर दिया ही है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है हमारा विशेषण डैश प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा 4 प्रकार के होते हैं हमारे टोटल विशेषण। जो चौथा प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हम जो उत्तर लिखेंगे वो होगा परिवर्तन। 5वें प्रश्न में जो है हम लिखेंगे उत्तर 22। यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा उत्तर। हमारा जो छठवां प्रश्न है, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कृदंत। क्या लिखेंगे? कृदंत प्रत्यय होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरे में हमें 12 प्रश्न दिए हुए हैं टोटल, देखिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है, उसका पहला जो है संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रकार लिखिए। तो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और स्वर संधि के जो भेद हैं वे हैं दीर्घ, वृद्धि, यण, गुण, अयादि। ये 5 स्वर संधि के गुण हैं। तो दूसरा प्रश्न है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर लिखिए। तो दूसरे का हमारा पहला है कर्मधारय। जिस समास का पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। और जो बहुव्रीहि है उसकी जो हमारी परिभाषा होगी वो होगी जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। ये अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है आकाश टूटना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर है मुसीबत आना। आकाश टूटना यानी मुसीबत आना। जो चौथा प्रश्न है, इसमें अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी जान पहचान के लोगों को लाभ पहुंचाना। जो पांचवा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो इसका उत्तर है देश प्रेम व देशभक्ति। जो छठवां प्रश्न है, इसका उत्तर जो हमारा छठवां प्रश्न वह है मन्नू भंडारी के पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? इसका उत्तर है दकियानूसी विचारधारा यानी पुरानी विचारधारा। सातवां प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में है? इसका उत्तर है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो है 8वां प्रश्न है ऊंधो तुम हो अति बड़भागी गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? तो 8वें प्रश्न का हमारा उत्तर है, इसमें गोपियों ने व्यंग किया है कि श्री कृष्ण के प्रेम को न चखने वाले उद्धव बड़े अभागे हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न आता है। 9वें प्रश्न का हमारा
9वां जो प्रश्न है वह है परशुराम जी का गुस्सा कैसे शांत हुआ? तो इसका उत्तर है श्री राम के शीतल वचनों से। 10वां जो हमारा प्रश्न है वह है आत्मकथ्य कविता किसकी अभिव्यक्ति है? इसका उत्तर है हमारा कवि की सहजता, सादगी व भोलेपन की अभिव्यक्ति है। 11वां प्रश्न है हमारा ममता का अंचल पाठ किसका चित्रण किया गया है? तो इसमें लेखक स्वयं भोलानाथ का चित्रण है व ग्रामीण जीवन का चित्रण है। जो 12वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है यूमथांग का अर्थ लिखिए, यह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ये यूमथांग एक घाटी है जो फूलों से लदी है और ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला खंड आ गया ब। तो इसमें हमें 4 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम 40 शब्द की सीमा में हमें उत्तर लिखने थे। जो हमारा चौथा प्रश्न है इसमें हमें लिखना है हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा और पान वाले ने क्या उत्तर दिया? तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी को चश्मा किसने लगाया? तो पान वाले ने उत्तर दिया कि उसे नहीं पता। 5वां जो हमारा प्रश्न है वह है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से किसके चरित्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है इस रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। प्रश्न 6 है हमारा नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बिना खाए ही क्यों फेंक दिया? इसका उत्तर है हमारा खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के कश्मकश में नवाब ने खीरे को काटकर खाने की सोची तथा फिर अंततः जीत नवाब के दिखावे की हुई, अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंक दिया। तो अब हमारा जो है 7वां प्रश्न आता है। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा काशी में मरण भी मंगल क्यों माना गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारा काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है जो दो कौमों को आपस में मिलाने की प्रेरणा देता रहा। अब हम 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है गोपियों ने राजधर्म किसे कहा और क्यों? तो गोपियों के द्वारा प्रजा को न सताया जाना राजधर्म है, जिसका पालन श्री कृष्ण भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे योग संदेश द्वारा सभी को त्रास दे रहे हैं, यानी परेशानी दे रहे हैं। जो हमारा 9वां प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न है वह है क्रिया को परिभाषित करते हुए कर्म के आधार पर क्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। 9वां प्रश्न का हमारा उत्तर है जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसके जो हम उदाहरण देंगे कर्म के आधार पर, वो होगा एक बच्चा चित्र बना रहा है सकर्मक क्रिया का, और आशा सोती है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। अब हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा कवि ने क्यों कहा? आशय स्पष्ट कीजिए। हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर सुनिए दोस्तों। माँ चाहती है कि उसकी पुत्री में लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, निस्वार्थता आदि गुण तो रहें, लेकिन वह लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता, दुर्बलता और भीरुता से ग्रस्त न हो। हमारा 11वां प्रश्न है उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो उत्साह कविता के माध्यम से कवि निराला ने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने का संदेश दिया है, और निराला जी ने बादल के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयत्न किया है। जो हमारा 12वां प्रश्न है, इसका उत्तर हम 12वें प्रश्न को देखेंगे। 12वां प्रश्न हमारा ग्रामीण अंचल में बच्चों के खेल कैसे होते थे? माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों हमारा
भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं खेल के सामान होते थे और वे इन्हीं से खेलकर खुश हुआ करते थे। अब हमारा 13वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है? इसका उत्तर है कि वह उनकी गुलाम मानसिकता, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा और विदेशी मोह को दर्शाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है 14वां प्रश्न, तिस्ता नदी कहाँ बहती है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो जो तिस्ता नदी है वह सिक्किम व पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कुल 315 किलोमीटर है। यह भारत की समृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 15वें प्रश्न जो है हमारा वह अथवा में दिया हुआ है। हमें यशपाल अथवा यतेंद्र मिश्र का व्यक्तित्व व कृतित्व संक्षेप में लिखना है। हम आपको बता रहे हैं यशपाल जी का व्यक्तित्व कृतित्व। तो यशपाल जी जो लेखक हैं, कवि हैं, वे उनका जन्म हुआ था 1903 फिरोजपुर पंजाब में। उनकी मृत्यु हुई थी 1976 में। कितने में हुई थी? 1976 में। और वो प्रमुख रूप से उपन्यासकार थे। उनकी जो प्रमुख रचनाएं वे हैं कामरेड, झूठा सच, दिव्या। और इनको जो पुरस्कार मिला था वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न। इसमें भी हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षेप में वर्णन करना है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं तुलसीदास जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। जो तुलसीदास जी थे उनका जन्म हुआ था 1522 में उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था आत्माराम, इनकी माता का नाम था तुलसी और इनके बचपन का नाम था राम बोला। इनकी जो रचनाएं हैं वे हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और दोहावली। चलिए दोस्तों अब ये खंड हमारा पूरा हो चुका है। अब हमारा तीसरा खंड आता है खंड स। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको जो दो गद्यांश दिए हैं ये दोनों आपकी ही बुक में से हैं। पठित गद्यांश हैं आपके। जो हमारा पहला वाला गद्यांश दिया है वो आपके पाठ नेताजी की चश्मा में से दिया गया है, जिसके लेखक हैं यतेंद्र मिश्र। और जो दूसरा वाला है आपका ये वाला पैराग्राफ जो है आपका गद्यांश जो है वो आपका पाठ नौबत खाने में इबादत से दिया गया है, जिसके जो है रचयिता वे हैं भदंत आनंदायन। इनको आपको सप्रसंग व्याख्या करनी थी, आपने करी दी होगी क्योंकि आप किताब में से लिए गए तो आपने पढ़े होंगे। हमारा 18वां प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है कि पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें आपको पठित पद्यांश की करनी है। जो पहला वाला पद्यांश है आपका ये लिया है आपका पाठ भ्रमर गीत सार से, जिसको लिखा है सूरदास जी ने, और ये भी अथवा में है। तो ये जो दूसरा वाला है आपका पद्यांश ये लिया है आपके ऋतुराज जो है इसके रचयिता हैं, और ये एक कविता से लिया है जो है कन्यादान, यानी इस पाठ का नाम है कन्यादान और इसके लेखक हैं ऋतुराज। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है 19वां प्रश्न, एक कहानी। यह भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है, स्पष्ट कीजिए। यह आपको लगभग 60 शब्दों की सीमा में लिखना था। तो इसका हम बता देते हैं आपको। मनु भंडारी की असाधारण जीवन, महाविद्यालय जीवन में उनकी हिंदी की प्रोफेसर, माता पिता के द्वारा दी गई प्रेरणादायी शिक्षा, इन सभी को आपको मिला जुला करके एक 60 शब्दों में एक पैराग्राफ सा बनाना था और उस रूप में आपको आंसर लिखना था। यह आपको अथवा में दिया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ऐसा बाल गोविंद भगत ने क्यों कहा। इसकी भी आपकी उत्तर सीमा 60 शब्द है। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे। 20 वाला जो हमारा प्रश्न है 20 नंबर का, यह है दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। इसकी उत्तर सीमा 60 शब्द है। ये भी आपको अथवा में दिया है। दूसरा है छाया
मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने किस सत्य को स्पष्ट किया है? इसकी भी शब्द सीमा 60 शब्द है। तो हम आपको पहले का उत्तर बता देते हैं। नागार्जुन ने इस कविता में बच्ची की निश्चल मनमोहक मुस्कान से जड़ हृदय को परिवर्तित कर सरल हृदय में परिवर्तन करने का संदेश दिया है। अब हमारा चौथा और आखिरी खंड आ जाता है, खंड द। इसमें आप हमारा जो 21वां प्रश्न है, इसमें हमें 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखना है। तो पहला है जो हमारा निबंध वह है जीवन में खेलों का महत्व। दूसरा है वैश्विक महामारी कोरोना। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आपको लिख करके इनके बारे में लिखना था। जो हमारा तीसरा है वो है राजस्थान के त्यौहार, और चौथा वाला है मेरा प्रिय महापुरुष। आपको इन चारों में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखना था। तो 22वां हमारा प्रश्न है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरेश हैं। आपके विद्यालय में पुस्तकालय में बाल उपयोगी पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। इसकी शब्द सीमा है 300 शब्द। अथवा में दिया है ये भी आपको। और दूसरा प्रश्न है, स्वयं को हिम्मतनगर का नरेंद्र मानते हुए छोटे भाई देवेश को स्वास्थ्य सुधार हेतु एक पत्र लिखिए। इसका भी आपको पत्र लिखना था, दोनों में ही। आपने जो भी लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। अब हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न आ जाता है, प्रश्न 23। इसमें आपको लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमनपुर के चित्रकला छात्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। इसकी जो सीमा है आपकी वो 25 से 50 शब्द की सीमा है। ये भी आपको अथवा में दिया है। और जो दूसरा है वह आपका नव सृजन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखिए। इसकी शब्द सीमा भी 25 से 50 शब्द है। आपको इन दोनों में से कोई एक करना था। आपने जो भी किया है वो सही किया हो। हमें उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे मूमल इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वे भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेस।